नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एज हब पर। भारतीय राज्य व्यवस्था का वो टॉपिक जिससे हर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन 100% आता है भाई। आप चाहे राजस्थान का एग्जाम देख लीजिएगा, चाहे भारत में कौन सी भी परीक्षा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर भारतीय राज्य व्यवस्था लिख रखा है तो वहां पर नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक जरूर होगा। और इस टॉपिक से हर परीक्षा के अंदर 1, 2 या 3 क्वेश्चन तक आ रहे। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को एक ही जगह इस तरीके से पढ़ लें जिससे कि आने वाला कौन सा भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। मैं आपको इतना दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो इस क्लास को देखने के बाद में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दीजिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, आप कौन सा भी एग्जाम, चाहे भारत में या फिर राजस्थान के अंदर चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वीडियो हो, आरएस हो, एसआई हो या फिर रिट हो, कौन सा भी एग्जाम दीजिएगा या फिर एसएससी वगैरह कुछ भी, आप कौन सा भी एग्जाम दे, ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार जो क्लासें आपको मिल रही हैं उन क्लासों का भरपूर फायदा उठाइएगा और बेल आइकन तो दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व देखिए। नीति निर्देशक तत्व राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, एक तो ये आपको बात फिक्स होनी चाहिए। उसके अलावा राज्य की जिम्मेदारी होती है लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करे। ये सब किसकी व्यवस्था हो, कौन करेगा? राज्य सरकार ही करने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान के जो 22 भाग है उन 22 भागों के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 के अंदर वर्णन कर रखा है। ठीक है ना, भाग 4 के अंदर वर्णन कर रखा है। एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही सवाल आता है, एक आपको यह पता होना चाहिए, एक तो मौलिक अधिकार, देखिए एक तो मौलिक अधिकार भाग कौन से में है? ये मौलिक अधिकार तो भाग है 3 में। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में? ये भाग 4 में। और एक प्रश्न और आता है जो आता है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य भी ये भी भाग 4 में ही है और भाग 4 क में है भाई। ये तीनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, मिलान वाला क्वेश्चन पूछता है और सबसे पहले तो यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किस भाग के अंदर है। तो आपको ये पता होना चाहिए मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर है। देखिए ये वाला 4 आप जरूर याद रखें, आजकल परीक्षा के अंदर ये सरल वाला नहीं पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। और मूल कर्तव्य भाग 4 क में 51 का वो आप जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर एक तो क्या कर रखा है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कर रखा है। अब इससे आगे क्या होगा? एक तो भाग 4 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखिए ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि नीति निर्देशक का क्या उद्देश्य है, कौन लागू करता है? राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। क्या उद्देश्य है? तो एक राज्य के अंदर राज्य की जिम्मेदारी होगी वहां पर कल्याणकारी व्यवस्था करना, राज्य के अंदर समय समय पर जो योजनाएं बनाई जा रही उनका पालन कराना या फिर उनको लागू कराना, उनका फायदा जो वर्ग नहीं पहुंच पा रहा है या फिर उन तक नई सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं उन तक वो सुविधाएं या फिर वो योजनाएं उनको अवगत कराना या फिर उनको जानकारी देना या फिर उनको उनका फायदा पहुंचाना, ये सभी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कौन से देश से लिए हैं। देखिए कौन से देश से लिए हैं, यह प्रश्न कई बार आ गया, कई बार आता है कि ये प्रश्न कई बार आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने कौन से देश से लिए हैं। तो ये आप पता रखना, ये हमने कौन से देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए भाई, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है ना, 3 प्रश्न तो यही क्लियर होना चाहिए, एक तो भाग 4, एक अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 और आयरलैंड, तीनों प्रश्न क्लियर होना चाहिए। और एक ये वाला, देखिए भाग ये वाला ध्यान रखना, तीनों भाग ये वाला ध्यान रखना, नीति निर्देशक भाग 4 है जो कि इस टाइप में आपको पता होना चाहिए। ये वाला आजकल नहीं पूछ रहा है, ट्रेंड बदल चुका है, मूल कर्तव्य वगैरह इनका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। उसके अलावा आयरलैंड से 36 से 51 और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल प्रश्न हार्ड लेवल का पूछा जा रहा है तो वो पूछेगा नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है।
तो आप बता देना प्रकृति कैसी है, सकारात्मक प्रकृति भाई। प्रकृति कैसी है, सकारात्मक प्रकृति का है भाई। सकारात्मक प्रकृति का है, लोक कल्याणकारी राज्य। मैंने पहले भी बताया था, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य के अंदर लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं बनाए रखे। किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकार की होगी। जिस राज्य के अंदर और जो भी राज्य है उसके अलग अलग राज्य की ही जिम्मेदारी होगी, जो भी सरकार काम कर रही है वो काम करने वाली है। अब देखिए ये गैर नियोजित है भाई, गैर नियोजित है भाई। अगर इसका उल्लंघन होता है भाई, जो भी नीति निर्देशक तत्व हम आगे पढ़ने जाएंगे अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है ना, अगर इन नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। मतलब हम न्यायालय तक नहीं जा सकते। हम न्यायालय के अंदर उसको ध्यान रखना, एक तो गैर नियोजित और दूसरा है ये वाद योग्य नहीं है भाई, वाद योग्य नहीं है। हम न्यायालय के अंदर उस पर वाद विवाद नहीं खड़ा कर सकते, हम उस पर चर्चा नहीं करा सकते, न्यायालय उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता भाई। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार का अगर आपके हनन होता है तो अब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते भाई, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के तहत भी खटखट, अनुच्छेद 32 के तहत भी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत अब हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके इनका उल्लंघन होता है तो फिर ये न्यायालय की शरण आप नहीं ले सकते हैं। वो सिर्फ जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की होती है। इसका मतलब यह गैर नियोजित है, यह गैर न्याय अधिकार है भाई, ठीक है ना, वाद योग्य नहीं है। देखिए यहां पर जितने भी लिख रखा ना, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पीछे कि कैसी प्रकृति, सकारात्मक प्रकृति। क्या उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की उद्देश्य है। कैसा, गैर नियोजित या नियोजित या गैर नियोजित, तो गैर नियोजित है भाई। वाद योग्य नहीं या है तो वाद योग्य। नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए मूल अधिकार वाद योग्य है भाई, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति का या फिर आपातकाल में भी कई बार मौलिक अधिकारों का हनन होता है। वैसे उसमें 20 और 21 के छोड़कर सभी हो जाते हैं निलंबित। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायालय चला जाता है, और न्यायालय के अंदर वह वाद योग्य भी, उस पर वाद भी होता है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको पालन कराने के लिए राज्य सरकार को भी निर्देश देती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका वगैरह से कोई लगे, आज तक नहीं देखा है। और वो यही कारण है कि ये वाद योग्य नहीं है, ये गैर नियोजित है। तो इसमें से जितने भी मैंने बताए हैं वो सब को सब आपको पता होना चाहिए। भाग 4 में आपकी बार वापस बोल रहा हूं, एक तो भाग 4 याद रखना, उसके अलावा अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक याद होना चाहिए। आयरलैंड देश से लिया गया, प्रकृति कैसी, सकारात्मक प्रकृति का है, ठीक है ना। और लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करी जाएगी, और गैर नियोजित और वाद योग्य नहीं। चलेगा, दूसरी स्लाइड लेते हैं। अब हम सबसे पहले एक एक अनुच्छेद करके पूरा का पूरा देखने वाले। अब सबसे पहले ले रहे हैं अनुच्छेद नंबर 36। अनुच्छेद नंबर 36 देखिए, अनुच्छेद नंबर 36 आप देखिए 36 के अंदर क्या लिख रखा है। 36 के अंदर ध्यान रखना, राज्य की परिभाषा दे रखी है कि भाई राज्य की परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद 36 में। राज्य की परिभाषा के अंदर क्या है, संघ की विधायिका कार्यपालिका, मतलब जो केंद्र सरकार है वह संघ में एक कार्यपालिका होगी और एक विधायिका होगी, है ना। और उसी हिसाब से जिस प्रकार से केंद्र के अंदर व्यवस्था है उसी हिसाब से राज्यों के अंदर भी एक विधायिका और एक कार्यपालिका, ठीक है ना। एक विधायिका, सीधी सी बात यह है कि अनुच्छेद 36 में यह लिख रखा है कि राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य शब्द में ध्यान रखना दोनों है, संघ भी है राज्य सरकार भी है, और दोनों की अलग अलग परिभाषा दे रखी है। संघ में विधायिका और कार्यपालिका, राज्य के अंदर भी विधायिका और कार्यपालिका है। देखिए न्यायपालिका अलग है, वो अलग है भाई, ठीक है ना। वो यहां पर बिल्कुल उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगला है अनुच्छेद 37। एक एक अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। 36 आ जाए राज्य की परिभाषा। अब 37 में देखिए, 37 में यह लिख रखा है एक तो गैर नियोजित, उसके अलावा एक अवाद योग्य और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। देखिए हम कहते हैं ना कि भाई ये वाद योग्य नहीं है, ये गैर नियोजित है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है, तो ये कहां पर लिखी गई है, अनुच्छेद 37 के अंदर ये बातें बता रखी है।
ये अनुच्छेद 37 के अंदर ऐसी बातें लिख रखी हैं कि न्यायालय के अंदर अगर आप जाते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित याचिका लगाकर, तो फिर न्यायालय उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं खड़ा होगा। न्यायालय उसका ऊपर कोई उचित या फिर न्यायोचित व्यवस्था नहीं करने वाला। ये सभी बातें किसमें लिख रखी हैं? अनुच्छेद नंबर 37 के अंदर, ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 37। तो दोनों अनुच्छेद याद हो गए। 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 के अंदर वो गैर नियोजित है, कौन? नीति निर्देशक तत्व, वाद योग्य नहीं है, राज्य उसको हाई कोर्ट उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि न्यायालय उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों आ सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलेगा, अगला लेते हैं अनुच्छेद नंबर 38। देखिए 38 नंबर अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद नंबर 38, पूरी जवाबदारी राज्य की होगी। राज्य क्या करेगा? राज्य अपने राज्य के अंदर एक तो सामाजिक व्यवस्था करेगा भाई, क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था करेगा, एक तो सामाजिक व्यवस्था करेगा, उसके अलावा क्या करेगा? एक तो सामाजिक व्यवस्था करेगा, उसके अलावा क्या करने वाला है? तो उसके अलावा देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की भी व्यवस्था करेगा भाई। राज्य के अंदर सामाजिक व्यवस्था करेगा, उसके अलावा समाज के अंदर असमानता को मिटाने का काम ये कौन करेगा? राज्य ही करेगा। और राज्य के अंदर निवास करने वाली जनताओं के मध्य, जनता जो निवास कर रही है उनके प्रति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो एकदम उचित नियोजित व्यवस्था है कौन बनाए रखेगा? वो भी राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, असमानताओं को कम करने का भी प्रयास किया जाएगा। असमानता को प्रयास, असमानता जो राज्य द्वारा जो समाज के अंदर, जो राज्य के अंदर जो भी असमानताएं फैली हुई हैं, उन असमानताओं को कम करने का भी प्रयास कौन करने वाला है? राज्य ही करने वाला है। और ये सभी व्यवस्थाएं किसमें कर रखी हैं? 38 के अंदर व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है, यहां पर बी था भाई, ठीक है ना, यहां पर भी था। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन आपको सिर्फ 38 में यह पता होना चाहिए, राज्य के अंदर निवास करने वाली जो भी निवास करने वाली जनसंख्या होगी या फिर जनता होगी, उनके मध्य ध्यान रखना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से कौन सी भी अगर असमानताएं फैली हुई हैं, उन सभी असमानताओं को दूर करके एक दूसरे के मध्य क्या करना? एक न्यायोचित व्यवस्था करना, या फिर उनको इन तीनों आधार पर न्याय दिलाना, या फिर न्याय की व्यवस्था करना। यह अनुच्छेद नंबर 38 के अंदर लिख रखा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 38 तक याद हो गया ना भाई। अब तक हमने 3 पढ़ लिए अभी। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 37 में वो अभी बताया था, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय उसको परिवर्तन नहीं कर सकता है और गैर नियोजित है। और 37 पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया। 38 के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और असमानताओं के भेदभाव को भी मिटाना है। किनके मध्य? समाज के अंदर जो भी व्याप्त है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 39 इंपोर्टेंट है, काफी बड़ा भी है, लेकिन प्रश्न आता है। देखिए हर अनुच्छेद में से प्रश्न आता है। आप ऐसा ना समझे कि यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, यह ऐसा ही है, या फिर इससे प्रश्न नहीं आएगा। हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। सभी अनुच्छेद आपको एकदम अंगुलियों पर याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्न अनुच्छेद से भी पूछा जा रहा है, कुछ फैक्ट मिला के कथन निष्कर्ष में आ रहे हैं प्रश्न, ठीक है ना। अब देखिए 39 के अंदर अगर ये ABCD F तक याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं याद है तो इसके अंदर जो बातें लिख रखी हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो 39 अनुच्छेद 39 के अंदर, देखिए एक बार आप पढ़ते रहे साथ में। मुझे पता है कि आपको हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि याद नहीं होता। मैं लास्ट में आपको पूरा का पूरा एक बार साथ में रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना, पूरे के पूरे अनुच्छेद एक साथ में। तो आप धैर्य बना के रखें। याद हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपको ऐसा लगता होगा याद नहीं हो रहा, लेकिन आप पढ़ते रहे साथ में, कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आने वाला है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास, ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले 39A, देखिए 39A के अंदर क्या लिख रखा है। 39A के अंदर देखिए 39A पुरुष स्त्री समान रोजगार, यानी कि राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी स्त्री पुरुषों को समान दृष्टि से, समान रूप से उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
यानी कि रोजगार के जितने भी अवसर होंगे वो समान दृष्टि से स्त्री पुरुष के मध्य बिना भेदभाव किए समान रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोजगार के जो अवसर हैं वो स्त्री पुरुष को बिना भेदभाव किए सबको समान रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला देखिए 39 बी के अंदर देखिए राज्य के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है उनका स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार किया जाएगा जिसमें राज्य के अंदर निवास करने वाले जनता के हितों की पूर्ति हो सके। ठीक है ना। देखिए राजस्थान, जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है उन भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से उनका ऊपर स्वामित्व या फिर नियंत्रण स्थापित करना होगा कि जनता निवास कर रही है ना राजस्थान के अंदर, उन सभी के हितों की सही ढंग से क्या हो, पूर्ति हो, उन सब का भलाई हो या फिर उसका सबका हित की पूर्ति हो। उस हिसाब से हमें भौतिक संसाधनों का क्या करना होगा, स्वामित्व पर नियंत्रण या फिर उसके ऊपर स्वामित्व होना चाहिए। तो ये सभी जिम्मेदारी हो किसकी रही है, इस पूरे नीति निर्देशक तत्व के अंदर पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी या फिर राज्य की होगी। ठीक है ना। वैसे राज्य होगी, राज्य की परिभाषा के अंदर ही जो हर 5 साल बाद में बदलती रहती है तो वही काम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन राज्य शब्द लेकर रखा है कि राज्य की ही जिम्मेदारी होगी। ये सारी व्यवस्थाएं करेगा कौन, ये सभी व्यवस्थाएं राज्य ही तो करेगा। अगला देखिए 39C, देखिए धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। धन और उत्पादन साधनों का इतना ही संग्रहण हो कि सबका हित की पूर्ति हो। ऐसा भी ना हो धन और उत्पादन साधनों का मतलब कोई एक ही व्यक्ति या फिर एक ही समुदाय, एक हर किसी का मतलब भलाई हो और सब पूरा का पूरा संकेंद्रण हो जिससे कि दूसरे व्यक्ति या लोगों की क्या हो, उसमें हित का भलाई ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। मतलब धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी मतलब बिना वजह या फिर उसका ज्यादा फायदा हो तो ही संकेंद्रण होना चाहिए। अधिक लोगों तक कम से कम उसका फायदा होना चाहिए अगर आप धन और उत्पादन साधनों को संकेंद्रण कर रहे हो तो, नहीं तो फिर आपको उस हिसाब से ही करना है जिसमें अधिकतम लोगों का फायदा हो। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ही करने वाली है, राज्य की ही जिम्मेदारी होगी। देखिए धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 39D, देखिए 39D के अंदर पुरुषों स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। देखिए समान कार्य के लिए, देखिए स्त्री और पुरुष जब समान कार्य कर रहे हैं, जब कार्य वो समान कर रहे हैं तो फिर उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। हाँ कहीं कहीं जगह ऐसे भी कंपनियों में ऐसे भी होता है, कुछ कंपनियां हो अभी वर्तमान में तो ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन कुछ कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 जगह काम कर रहे हैं स्त्री पुरुष और एक को बता दिया भाई आप पुरुष हैं इसलिए आपको पेमेंट ज्यादा मिलेगी, आप स्त्री हैं इसलिए आप ये काम कर नहीं सकते, इसके लिए आपकी क्षमता कम है, इस हिसाब से आपको पेमेंट कम दिया जाएगा। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसी व्यवस्था करते हैं कि राज्य के अंदर निवास करने वाले वो सभी स्त्री पुरुष अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो फिर उसका सवैतनिक या फिर वेतन भी उनका क्या बनना चाहिए, समान बनना चाहिए। उनका समान कार्य के लिए समान वेतन बनना चाहिए। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अगला देखिए 39D क्या है, जो भी कर्मकार के स्वास्थ्य बालकों की अवस्था के अनुरूप हो। देखिए राज्य सरकार की यह जवाबदारी होगी, जो भी कर्मकार हैं राज्य के अंदर उनके स्वास्थ्य की अनुरूप होना चाहिए। कोई भी कार्य करा जाए या फिर बालकों की अवस्था के अनुरूप हो, यानी कि ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो कि आयु के अनुकूल हो। देखिए जो भी कर्मकार है राज्य के अंदर निवास करने वाले, जितने भी कर्मकार हैं, जो भी काम करने वाले, चाहे मजदूर हो, चाहे बालक हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, वो हमेशा उनकी उम्र के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कार्य उसकी उम्र कम है और कोई कार्य बहुत हार्ड है तो उसको नहीं कराना होगा। यह भी जवाबदारी किसकी है, राज्य सरकार की है। मतलब कुल मिला के बात यह कही जा रही है कि उसकी उम्र के अनुपात में ही वो कार्य होना चाहिए, उम्र के हिसाब से ही वो कार्य होना चाहिए। उसके स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उम्र को ध्यान में रखते हुए उनका कार्य होना चाहिए। मतलब अब अगला कौन सा है 39F, ठीक है ना। और बालकों को स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण की व्यवस्था भी कौन करने जा रहा है, कौन करेगा, राज्य करेगा। अब देखिए पूरा का पूरा हम पढ़ लिए भाई।
देखिए राज्य सरकार पूरा का पूरा इस 39 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। और 39 में पहली बात तो यही बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, प्रश्न डायरेक्ट आता है। देखिए एक तो ये समान रोजगार, समान वेतन, और ये रोजगार, बालकों के स्वतंत्र वातावरण, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपको अलग अलग याद होता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो पूरे की ये पूरा का पूरा याद तो रखना होगा। 39 के अंदर ये लिख रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्त्री एवं पुरुषों को समान रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। और दूसरे में राज्य भौतिक संसाधनों की इस प्रकार से व्यवस्था करेगा अधिकतम लोगों के हित की पूर्ति होने वाली है। अगला देखिए धन एवं उत्पादन। देखिए धन और उत्पादन साधनों का इस प्रकार से उनका संकेंद्रण किया जाए, मतलब जिसे दूसरा व्यक्तियों का अहितकारी संकेंद्रण भी ना हो। उसके अलावा अगला देखिए पुरुषों और स्त्रियों को अगर समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन भी प्राप्त होगा। अगला है जो भी राज्य के अंदर कर्मकार है या फिर बालक है वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य वो न करें जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर या फिर उसके उम्र के अनुकूल वो कार्य हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब और जो एफ है वो है बालकों को एक स्वतंत्र और एक स्वस्थ वातावरण को प्रदान करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की या फिर राज्य की होगी। तो ये थे पूरे का पूरा 39। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है ना, जो कि बाद में जोड़ा गया था 39A। देखिए ये तो छोटी एबीसीडी में लिख रखा है, ये इसी के भाग है भाई, ठीक है ना। लेकिन ये 39A लिखा आता है ना, तो ध्यान रखना, समान न्याय निःशुल्क व्यवस्था, ये ऐसा लिख रखा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39A के अंदर लिख रखा है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए भाई। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं राज्य के अंदर निवास कर रहे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या फिर वो आर्थिक रूप से न्याय की जो व्यवस्था है उससे वो मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाता या फिर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रही है, तो उनको राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि वकील उपलब्ध करा सकती हैं, विधि संबंधित कानूनी राय उपलब्ध करा सकती हैं, और उनको न्याय भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी निःशुल्क किसकी हो गई? राज्य सरकार की होगी। तो ये पूरा का पूरा 39 याद होना चाहिए। 39 इंपोर्टेंट है, पूरा याद होना चाहिए। एक तो समान रोजगार के अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वर्गीकरण जिससे कि राज्य में अधिकतम लोगों का फायदा हो, धन और साधनों उत्पादन के साधनों का अधिकतम ऐसा अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा बालकों की स्वतंत्र वातावरण जैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कर्मकारों का उम्र और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये सभी का सभी आपको पता होना चाहिए। और 39A जो कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता भी राज्य की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। अब देखिए 39, अच्छा 39 मैंने कहा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अनुच्छेद नंबर 39 जो हम पीछे पढ़ के आए ना, ये वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है भाई। देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 39, ठीक है ना। 39 नंबर अनुच्छेद है वो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भाई, ये देख लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब तक हम 39 तक बढ़ चुके हैं। अब देखें हमारा अनुच्छेद नंबर है 40। अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर है ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है भाई। राज्य की यह जिम्मेदारी हो गई कि राज्य के अंदर ग्राम पंचायत का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। वैसे ये पहले से भी था और ये तो ठीक है, इसमें लिख दिया गया, लेकिन ध्यान रखना भारतीय संविधान के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 1992 के अंदर इसको द्वारा पंचायती राज को क्या दे दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। देखिए संवैधानिक दर्जा देने के बाद में क्या होता है, संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था कर दी गई है। अब नियमित रूप से यहां पर चुनाव होते हैं, नियमित रूप से यहां पर सरकारें मतलब अलग अलग स्थानीय सरकारें का गठन होते हैं। और पंचायती राज का जो राजस्थान के बोल दो या फिर राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय ढांचा है।
पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड स्तर, या फिर आप बोल सकते हो जिला पर, है ना, जिला प्रमुख वगैरह बैठते हैं ना, सरपंच वगैरह, ये सब आपने सुना होगा। पंचायत समिति सदस्य होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला प्रमुख होता है, और ये वार्ड पंच वगैरह, ये पूरा का पूरा स्थानीय सरकार का संरचना है भाई, ठीक है ना। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा नगर पालिकाओं को, नगर पालिका, नगरीय प्रशासन या फिर नगर पालिका, नगर पालिका नहीं है, नगरीय शासन, नगरीय स्वशासन को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, 73वां 74वां संविधान संशोधन दोनों याद होना चाहिए। दोनों के द्वारा स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दी गई, 73वें में तो पंचायती राज, 74वें में नगरीय स्वशासन। और अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन का भी प्रावधान कर रखा है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी। अब तक हमने कितना पढ़ लिए हैं, 40 तक पढ़ चुके हैं। देख लीजिएगा 36 के अंदर क्या था, 36 के अंदर राज्य की परिभाषा थी, 37 के अंदर नियोचित नहीं होगा, गैर नियोचित, वाद योग्य नहीं, वो बातें थी। 38 के अंदर क्या था, 38 के अंदर क्या था भाई, क्या पढ़ के आए थे, 39 तो अभी पढ़ के आए, 38 के अंदर क्या था ये देख लीजिएगा। सीधा 3 शब्द आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। और 39 आपने सभी अभी पढ़ा है, और 40 के अंदर तो ये पढ़ा ही है, और अभी है 41। 41 के अंदर देखिए अनुच्छेद नंबर 41 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न यहीं से भी आता है कई बार। कुछ मामलों में काम, शिक्षा, बेरोजगारी तथा लोक सहायता की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी भाई। ध्यान रखना, कुछ मामले में हो सकता है कोई व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्ति शिक्षा है या फिर काम है या फिर बेरोजगारी से मतलब जूझ रहा है, वो मतलब शिक्षा प्राप्त करना या फिर काम का अभाव है या फिर वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो हो सकता है राज्य सरकार उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं कर सकती हैं कुछ मामलों में। ध्यान है ना, कुछ मामलों के अंदर ये व्यवस्थाएं कर सकती हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 42, अनुच्छेद नंबर 42 में कह रहा है राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्यस्थल पर न्याय संगत व्यवस्था, जहां पर भी लोग कार्य करने जाते हैं वहां पर, जहां पर भी मतलब कर्मगार या फिर जैसे नरेगा मान लेते हैं, यहां पर नरेगा है तो वहां पर कार्यस्थल भी हुआ ना भाई, वहां पर कार्य करने जाते हैं लोग, तो वहां पर न्याय संगत व्यवस्थाएं होती, वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब न्याय संगत वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए मानवोचित दशाओं में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसके अलावा प्रसूति सहायता, यानी कि कोई गर्भवती महिला है तो उनको भी प्रसूति सहायता या फिर यहां पर अवकाश बैग हो सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहां पर अवकाश जैसी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रसूति सहायता यानी अवकाश की भी व्यवस्था राज्य सरकार ही करेगा भाई, प्रसूति सहायता व्यवस्था करेगा। ये करेगा कौन, सभी राज्य सरकार करने वाली है। तो देख लीजिएगा कुछ मामलों के अंदर अगर व्यक्ति शिक्षा, बेरोजगारी या फिर काम में अगर नहीं अभाव है या नहीं प्राप्त कर सकता तो राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती है 41 के तहत। 42 के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि कार्यस्थल पर मानवोचित व्यवस्थाएं और न्यायोचित व्यवस्थाएं, न्याय संगत व्यवस्थाएं और प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यह अनुच्छेद 41 और 42 था जो कि मैंने आपको बता दिया। चलेगा, अगला लेते हैं। अगला है अगला है अनुच्छेद नंबर 43। अनुच्छेद नंबर देखिए 43 है, उसमें क्या बोल रहा है, देखिए अनुच्छेद नंबर 43 है और 43 कह रहा है कि निर्वाह मजदूरी काम श्रेष्ठ जीवन स्तर। देखिए निर्वाह मजदूरी काम, कुछ मामलों के अंदर व्यक्ति के निर्वाह मजदूरी तक एक अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए मजदूरी काम की भी व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक अच्छा शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था राज्य कर सकता है। उसके अलावा देखिए अलग अलग दो अलग अलग दे रखे, तीन अनुच्छेद उससे अलग अलग व्यवस्थाएं हो रखी है। देखिए ये तो पहले तो निर्वाह मजदूरी कार्य की व्यवस्था करेगा, ये राज्य सरकार की जवाबदारी है, लेकिन फिर एक बाद में अनुच्छेद 43 ए और जोड़ा गया और इसमें यह लिख दिया गया जो कर्मकार है, जो मजदूर है, उनकी औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए भाई। उद्योगों के अंदर ऐसा प्रश्न आता है कई बार, उद्योगों के अंदर कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 43 के अंदर। और अलग अलग पूछ ले तो अनुच्छेद नंबर 43 ए के तहत।
तो ये ध्यान होना चाहिए। यह अनुच्छेद 42वां अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन के तहत किसमें शामिल कर दिया गया था? 43वां ए अनुच्छेद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब एक अनुच्छेद और जोड़ा गया, जो कि है वो कौन सा? अनुच्छेद 43 बे। राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सहकारी समितियों की क्या करे? स्थापना करे। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? 93वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। किनको? सहकारी समितियों को। सहकारी समितियों को 2011 के अंदर संवैधानिक दर्जा दिया गया। हालांकि राज्य सरकार समितियों की जिम्मेदारी किसमें होती है? अनुच्छेद 43 बे के अंदर। और एक है अनुच्छेद नंबर, अच्छा ये अनुच्छेद यहीं पर है और एक तो यहां पर भी अलग है, लेकिन 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी के तहत 97वां संविधान संशोधन के तहत ही संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 जेड एस से जेड टी तक किसका वर्णन कर रखा है? राज्य सहकारी समितियों का। राज्य सहकारी समितियों का वर्णन कर रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए राज्य सहकारी समिति अनुच्छेद कई बार पूछा भी गया है, और तो ये आपको पता होना चाहिए। 243 जेड एच से जेड टी तक किसका वर्णन है? अनुच्छेद 243 जेड एस से जेड टी तक वर्णन कर रखा है भाग 9 अनुच्छेद के तहत राज्य के सहकारी समितियों का। और अनुच्छेद 19(1) सी के तहत सहकारी समिति मूल अधिकार बना दिया गया। ये 19(1) आप सबको पता होगा स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी 1(c) के तहत सहकारी समितियों को एक मूल अधिकार बना दिया गया, यानी कि सहकारी समितियां अब मूल अधिकार भी बन चुकी हैं। तो ये पूरा का पूरा अनुच्छेद याद होना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 43 के अंदर क्या लिख रखा है। निर्वाह मजदूरी काम, निर्वाह मजदूरी व्यक्ति के निर्वाह, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ मजदूरी काम या फिर शिष्ट जीवन स्तर का बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये बातें लिख रखी हैं। उसके अलावा 43(a) के अंदर औद्योगिक मामलों के अंदर या फिर उद्योग हो गए, औद्योगिक प्रबंधन के अंदर कर्मकारों या फिर मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है 43(a) के तहत। 43(b) के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको सहकारी समितियों को क्या दे दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इस संविधान के अंदर 19(1) के तहत इसको एक मूल अधिकार भी बना दिया गया। लेकिन जो 43(b) के अंदर राज्य सरकार राज्य सहकारी समितियां बनाई गई थी ना, ये वाले, इनको दर्जा दे दिया गया था ये, और ये मूल अधिकार भी बना दिया गया था। लेकिन 43(a) के तहत जो उद्योगों के अंदर प्रबंधन के अंदर कर्मकारों मजदूर की जो भागीदारी सुनिश्चित की थी ना, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। पूरा का पूरा अनुच्छेद 43 आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आता है और प्रश्न हार्ड लेवल का आता है, तो ये यहां से पूछेगा, अंदर से ये पूछेगा कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य सहकारी समिति का गठन किया गया? तो आपको बताना 43(b। चलेगा, अगला चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44(b) इंपोर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 44(b) इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट यह है कि समान नागरिक संहिता, देखिए पूरे भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। अभी लागू है नहीं, गोवा पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू भी है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जितने भी कानून कायदे हैं, संपत्ति से संबंधित, विवाह से संबंधित जो भी कानून कायदे हैं, वो सब के ऊपर समान लागू होने चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा पूरे भारत में नहीं है, ध्यान रखना। इससे संबंधित 3 कानून जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ये नाम सुना भी होगा। देखिए एक सबसे पहले एक केस आता है साबानो बनाम भारत संघवाद, ऐसा नाम से एक केस आता है। और ध्यान रखना इस केस के अंदर क्या हुआ था, ये 1985 का केस है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 1985 का केस है। 1985 का केस है। इसमें क्या है ना, तलाक हुआ था। कुछ ये व्यवस्थाएं थी मुस्लिम समुदाय के अंदर, कोई भी व्यक्ति अगर मुस्लिम लड़की को अगर तलाक देना चाहता तो ये मैसेज के द्वारा या फिर व्हाट्सएप मैसेज या फिर 3 बार तलाक बोलने के बाद में उसका क्या हो जाता था, तलाक हो जाता। इसी को चैलेंज किया गया था फिर कोर्ट के अंदर। ये साबानो नामक एक महिला थी, उनको तलाक हो गया था। फिर ये कोर्ट पहुंचे कि भाई हमें तलाक तो लेने का हमारा भी अधिकार है एक तो,
ऐसे कैसे तलाक हो जाएगा? तलाक के बाद अगर तलाक हो गया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में भरण पोषण भत्ता का भी तो अधिकार है। लेकिन ये 1985 के अंदर इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई मुस्लिम महिलाओं का भी तलाक का अधिकार है, तलाक के बाद भरण पोषण भत्ता का अधिकार भी है। मतलब वो व्यक्ति देगा जो तलाक दे रहा है, वो व्यक्ति उसको भरण पोषण भत्ता भी देगा और महिलाओं का भी यह अधिकार है। यह कानून 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। तब इस फैसले को पलटने के लिए मुस्लिम समुदाय के ही उनका एक खुद का कानून था, वो कानून बना के इस कानून को वापस से रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में और मामला आया 2002 के अंदर, ये वापस और गए डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ, और इसमें मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह तक भरण पोषण के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि भाई अगर मुस्लिम महिला वापस आगे पुनर्विवाह तक जब तक नहीं करती हैं तब तक उसका भरण पोषण जो तलाक दे रहा है वो व्यक्ति करने वाला है। तो फिर इसको भी उनका एक और कानून और पास हुआ, तब तक इसको भी रद्द हो गया था। लेकिन फिर बाद में जाके एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सायरो बानो बनाम भारत संघ 2017, इस कानून के अंदर आया कि 3 तलाक कानून जो कि 19 सितंबर 2018 से लागू हो गया, और इसके अंदर अब 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो ठीक है ना, तो यह आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सभी क्यों हो रहा है? तो आप सबने देखा होगा ये अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं, इनका अलग व्यवस्था है, इनका अलग कानून बना है। अगर भारत के अंदर समान नागरिक संहिता पूरे देश के अंदर लागू होती है तो फिर पूरा कानून भी एक समान लागू होता है। तो अब जाके ये देखिए अलग अलग व्यवस्थाएं हो रखी है, ये सभी अलग अलग व्यवस्थाएं हुई और इन सबको हम इसी कानून के तहत मान सकते हैं भाई ये अलग अलग, क्योंकि समान नागरिक संहिता अभी तक भारत में एक राज्य आपको पता होगा फर्स्ट राज्य गोवा है उसके अंदर लागू हो रखे हैं, लेकिन ये मामले भी इसी कानून से संबंधित हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की। अब आप ध्यान रखना जो साबानो केस है 1985 में आया था, डेनियल लतीफी बनाम 2012 में आया था, 2002 में आया था, और सायरो बानो बनाम ये 2017 में आया था। अब इसके अंदर 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और पहले वाले में कहा था महिलाओं को तलाक का अधिकार है, दूसरे में भरण पोषण का भत्ता का भी अधिकार है, और दूसरे वाले में कह दिया था पुनर्विवाह तक महिला को भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा। और ये तीनों केस आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता कानून की व्यवस्था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में ये बात बोल रखी है, ठीक है ना। वैसे आप देख रहे हैं ना अभी संपत्ति से संबंधित, विवाह से संबंधित ये वाले कानून, उत्तराधिकार से संबंधित ये वाले कानून है, उसमें ये लागू नहीं है। बाकी तो आप देख रहे हो ये क्रिमिनल वाला केस है, उनमें तो सभी में समान दृष्टि से ही लागू है। तो ठीक है ना, समान नागरिक संहिता ये मांग भी है सरकार, देखते हैं कब तक लागू करती है आगे। अब देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 43। देखिए अब तक हम 44 पढ़ चुके हैं, 44 में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की बात बोल रहे हैं, और ये जवाबदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की। जो ये अभी पीछे पड़ा ना भाई, समान नागरिक संहिता को भी लागू राज्य सरकार कर सकती है, उसी के हिसाब से तो किया है ना। समान नागरिक संहिता भी लागू राज्य सरकार कर सकती है, और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकार अलग अलग समय समय पर कानून बना सकती है, कानून बना के उसको लागू भी कर सकती है। अब है अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अनुच्छेद के अंदर जो शेषवा अवस्था या फिर आप बोल सकते हो आरंभिक अवस्था, आरंभिक अवस्था में जो शिक्षा है यानी कि 6 वर्ष तक जो शिक्षा है वो शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। 6 वर्ष की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो गई, ध्यान रखना। और ध्यान रखना अब देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21A के द्वारा 21A के तहत इसको मूल अधिकार भी बना दिया गया। 21A के तहत इसको मूल अधिकार बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो यह आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 45 के अंदर इतना सा ही लिख रखा है कि 6 वर्ष तक आरंभिक शिक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की होगी, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अब इसको किसमें शामिल कर दिया गया है? मूल अधिकार 21A के तहत इसको शामिल कर दिया गया। तो समान नागरिक संहिता भी याद होना चाहिए। अनुच्छेद 44 के तहत भारत में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे रखी है। वैसे ये राज्य की ही जवाबदारी होगी। और समान नागरिक संहिता की बात कहां पर कर रखी है? तो 44 में कर रखी है। उसके अलावा 45 के अंदर आरंभिक शिक्षा या फिर शेषवावस्था, वो 6 वर्ष तक शिक्षा है, वो जवाबदारी किसकी है? राज्य सरकार की व्यवस्था करेगा, ठीक है ना। अगर देखिए
अनुच्छेद नंबर है आपके 46। अनुच्छेद नंबर 46 के अंदर यह व्यवस्था कर रखी है कि एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कोई भी दुर्बल वर्ग है तो उनके लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा, अन्याय या फिर शोषण हो रहा है तो उन सभी से सभी स्थितियों से निपटने की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य दुर्बल वर्ग हैं तो उनकी आर्थिक दृष्टि से अगर कमजोर है तो उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वो शिक्षा से कमजोर है या फिर शिक्षा से पिछड़े हुए हैं तो उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उनके साथ में कोई तरीके का सामाजिक, राजनीतिक या फिर कोई धार्मिक तरीके से अन्याय हो रहा है तो उसको बचाया जाएगा। उसके साथ में विशेष रूप से कोई शोषण हो रहा है तो उन शोषण से बचाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। तो ये सभी उसमें लिख रखा है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 47 के अंदर यह लिख रखा है पोषाहार, जो राज्य के अंदर निवास करने वाली जनता है उनका जो पोषाहार का जो स्तर है या फिर उनका जीवन का स्तर है उनको ऊंचा करने के लिए और उनके लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए जिम्मेदारी भी किसकी होने वाली है? राज्य सरकार की होने वाली है। ठीक है ना, मतलब सीधा सा है उनके जो पोषाहार का ध्यान भी राज्य के अंदर निवास करने वाली जनता का पोषाहार का ध्यान भी राज्य सरकार रखने वाली है। उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए राज्य सरकार जिम्मेदारी लेगी। उसके अलावा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा खतरनाक औषधियां या फिर मादक पेय, कई राज्यों के अंदर शराब भी बंद है। आपने देखा होगा कई राज्यों के अंदर शराब को बैन कर रखा है, वो यही कानून है क्योंकि राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दे रखी है, उनके पास ये शक्ति है कि वो देखिए खतरनाक औषधियां यानी कि कोई ऐसी दवाई जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है या फिर मादक, आप समझ रहे हैं कि दारू या फिर शराब का अगर सेवन भर भी अगर राज्य सरकार चाहती है तो उस पर रोक लगा सकती है। ये सभी कानून इसी अनुच्छेद का उपयोग करके राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है। तो मतलब वो व्यवस्था कर सकती है, मतलब स्वास्थ्य को ध्यान में रख के मादक पेयों औषधियों को बैन कर सकती हैं, प्रतिबंध लगा सकती हैं। तो अनुच्छेद 46 और 47 ध्यान रखना। अब है अनुच्छेद नंबर 48, अनुच्छेद 48। देखिए अनुच्छेद नंबर 48 है और 48 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद नंबर 48 क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद नंबर 48 ये कहता है कि कृषि पशुपालन में क्या लाना चाहिए। कृषि और पशुपालन के अंदर एक तो उसके अंदर समय को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर आधुनिक तकनीकी लाई जाएगी, उसके अंदर वैज्ञानिकरण का भी उपयोग होना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। यह सभी जिम्मेदारी होगी किसकी? राज्य सरकार की। नीति निर्देशक तत्व जितने हैं सभी को लागू करने की या फिर उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए या फिर इनको कैसे भी करके उनको लागू करने की पूरी जो धरातल स्तर पर उतारना जिम्मेदारी पूरी की राज्य सरकार की होगी। तो देखिए एक तो आधुनिकीकरण, देखिए कृषि और पशुपालन के अंदर एक तो आधुनिक तकनीक लाए, वैज्ञानिक तकनीकियां कैसे लाए, ये सभी राज्य सरकार की जिम्मेदारी, राज्य ही व्यवस्था करेगा। अब देखिए गाय और अन्य दुधारू पशुओं का वध भी नहीं रोक सकता है। बूचड़ खाने वगैरह बंद करवा रहे हैं ना, वो भी इसी का यूज करके करवा रहे हैं भाई, ठीक है ना। कहीं पर गायों का वध हो रहा है तो वो इसी को हिसाब से रोका जा रहा है। और नस्ल सुधार से संबंधित सरकार कानून भी बना सकती है। अलग अलग नस्ल को सुधारने के लिए सरकार कानून बना सकती है। पशुओं के अंदर दूध की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, पशुओं का वध कैसे रोका जाए, इनसे संबंधित कानून वगैरह सब के सब इसी अनुच्छेद के तहत बनाए जाएंगे। 48 ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 गाय, कृषि या फिर पशुपालन, कृषि और पशुपालन के अंदर एक वैज्ञानिकीकरण या वैज्ञानिक तकनीकों या फिर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए। उसके अलावा दुधारू पशुओं की नस्ल कैसे सुधारी जाए, गायों का वध करने से रोका कैसे जाए, ये सब इसी के अंदर कह रखा है। अगले देखिए, अगला अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद है 48 बे, 48 बे अनुच्छेद है। और ये ध्यान रखना इसके अंदर ये लिख रखा है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। उसके अलावा और भी है तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे की जाए, ये है ना 48 के अंदर शामिल कर रखा है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और यह ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय शामिल किया गया था। तो यह आपको पता होना चाहिए 48 बी।
अब देखिए कुछ कानून है, ध्यान रखना, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, ये ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। तीनों आपको याद होना चाहिए। पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। ये तीनों नियम आपको पता होना चाहिए, तीनों कानून बन रखे हैं तो तीनों कानून भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो ये 48B वाली बात है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस अनुच्छेद में जोड़ी गई थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो 48 दोनों पता है, 48 में दोनों पता होना चाहिए भाई। 48 के अंदर तो कृषि पशुपालन, वैज्ञानिकीकरण या आधुनिकीकरण, गाय वध रोकना या फिर नस्ल सुधार, और पर्यावरण संरक्षण है वन्य जीवों की संरक्षण या फिर संवर्धन या फिर रक्षा कैसे की जाए। अगला देखिए 3 अनुच्छेद और है, 3 अनुच्छेद और हैं। अब 3 अनुच्छेद में देखिए अनुच्छेद नंबर 49 देखिए, अनुच्छेद नंबर 49 देखिए। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार जो क्लासें मिल रही हैं, चाहे राजस्थान सब इंस्पेक्टर हिंदी से संबंधित हो, चाहे करंट से संबंधित हो, चाहे पॉलिटिक्स से संबंधित हो, उन क्लासों का आप भरपूर फायदा निःशुल्क उठाइएगा। अनुच्छेद नंबर 49 में यह बात स्पष्ट रूप से लिख रखी है, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है या फिर स्थान है या वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए या करवाना चाहिए, यह राज्य की जिम्मेदारी है। देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो सकता है सरकारी भवन बन रखे हो या फिर राष्ट्रीय ध्वज हो, तो इन सब का महत्व है भाई, उन सब का रक्षा करना या फिर उनका संरक्षण करना आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका पालन सही ढंग से करवाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, राष्ट्रीय महत्व के चीजों को आप बहिष्कार नहीं कर सकते, आपको उनका संस्करण या उनका क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात किस में लिख रखी है, अनुच्छेद 49 के अंदर ये लिख रखा है, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उनका सबका संरक्षण, स्थान या फिर स्मारक है उनका सबका संरक्षण करना होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 50 में लिख रखा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए जो कार्यपालिका है, यह बात स्पष्ट रूप से यहां पर लिख रखी है अनुच्छेद 50 के अंदर कि कार्यपालिका न्यायपालिका से एकदम अलग अलग पृथक्करण होगा। कार्यपालिका न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह बात अनुच्छेद 50 के अंदर लिख रखी है और इनको अलग अलग रखना एक अच्छी बात भी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग स्वतंत्र होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर अपना कार्य को निभाती हैं या करती है, ठीक है ना। अगर ये साथ में होते तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी खड़ी हो जाते और यह एकदम खुद है ना स्वतंत्र होकर कार्य भी नहीं कर पाती। आज न्यायपालिका अलग है तो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, कार्यपालिका अलग है तो मतलब न्यायपालिका के यहां पर कोई दबाव नहीं है और इसका यहां पर कोई दबाव नहीं है। इस हिसाब से दोनों को स्वतंत्र रूप में कार्य करने की व्यवस्था भी हो रखे। यह अनुच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 51। अनुच्छेद नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस अनुच्छेद के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति को कैसे स्थापित किया जाए या फिर राज्य सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय जो संध्या की जाती है वो भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि राज्य के सरकार के अंदर भी कई बार संध्या होती है, अंतरराष्ट्रीय संध्या भी होती है। कई बार दूसरे देशों का निवेश अपने राज्य के अंदर करवाना होता, तो इस अनुच्छेद का भी ध्यान रखना होगा कि हमें उनके साथ में क्या तालमेल या फिर सुरक्षा की क्या अभिवृद्धि होनी चाहिए या फिर हमारी जो अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था है वो किस तरीके से हमें उन देश के साथ में करनी चाहिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन पूछे अनुच्छेद 51 के अंदर है। और ध्यान रखना 51 क, वैसे आपको पहले भी बता देता, 51 क के अंदर ही तो क्या वर्णन कर रखा है, मूल कर्तव्य। और ये मूल कर्तव्य हमने किससे लिए थे, ये सोवियत संघ से लिए थे 1991 के अंदर। वैसे जिस समय मूल कर्तव्य शामिल कर रहे थे उस समय तो 10 थे, लेकिन एक बात में 11वां और जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यही अनुच्छेद 51 अनुच्छेद ही थे। हमने पहले भी बताया था कि अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। एक बार मैं वापस बता देता हूं तो आपको देखिए ये सभी अनुच्छेद हैं, एक बार वापस देख लेते हैं फटाफट। देखिए हमने यहां से स्टार्ट किया ना, देखिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, देख लीजिएगा।
अनुच्छेद 37 के अंदर ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, गैर नियोजित हैं, अवाद योग्य हैं। 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। 39 के अंदर समान रोजगार के अवसर, समान भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण, समान वेतन समान कार्य के लिए अनुरूप ही अपने आयु और ध्यान रखना, आयु और स्वास्थ्य का अनुकूल ही कार्य होना चाहिए, बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान, और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A। 40 में ग्राम पंचायत, 41 में काम शिक्षा बेरोजगारी लोक सहायता कुछ मामलों में। अनुच्छेद 42 के अंदर कार्यस्थल पर न्याय संगत व्यवस्था, प्रसूति सहायता और मानवोचित दशाओं में व्यवस्था। निर्वाह मजदूरी 43, कर्मकारों को औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी 43A। 43B राज्य सहकारी समितियां और 19 में सहकारी समितियों को मूल अधिकार। 44 में समान नागरिक संहिता इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है और ये वाद भी पूछे गए हैं, इसलिए वाद भी आपको याद रखना होगा तीनों। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की। SC ST दुर्बल वर्ग अगर वो आर्थिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से शिक्षा या अन्याय या फिर शोषण हो रहा है तो सब राज्य सरकार उनको व्यवस्थाएं करेगी। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, स्वास्थ्य की व्यवस्था, खतरनाक वस्तुएं या फिर मादक पेय पर प्रतिबंध। 48 के अंदर देखिए कृषि पशुपालन में आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, गाय यानी पशु का दुधारू पशुओं का वध रोकना या फिर इनकी नस्ल कैसे सुधारी जाए। 48B के अंदर पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थानों का संरक्षण कैसे किया जाए। 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये थे पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद, मैंने पूरे के पूरे बताए हैं। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ वाद हो रहे हैं। इस वाद में नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा था, यानी कि गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, या फिर मिनरवा मिल्स है, या फिर वो शंकरी प्रसाद वाला है, तो उनसे संबंधित एक क्लास तो और लेके आ जाएंगे, तो जिसके अंदर हम ये क्लियर कर देंगे कि भाई मौलिक अधिकार के बारे में क्या कहा गया है या फिर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अलग अलग वाद के अंदर क्या क्या कहा गया है, तो उनसे संबंधित एक क्लास और लेके आ जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, जिससे कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक से संबंधित अगर आपका कुछ भी अगर शंका रहती है तो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी अपने देखिए क्लास से मौलिक अधिकार हो चुका है, संविधान संशोधन जो कि पूरे के पूरे मैंने महत्वपूर्ण पूरे करा दिए हैं, वो उन क्लासों को आप जरूर जाके देखिएगा। लगातार अपनी क्लासें आ रही हैं, अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक मुझसे जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने मित्रों अपने ग्रुप के अंदर इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी आगे आने वाली क्लास को हम और अच्छी तरीके से लेके आ सकते हैं। तो क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी क्लास तक के साथ में आप ऐसे ही अगली क्लास के अंदर भी बने रहिएगा और अपनी इन क्लासों का भरपूर फायदा उठाएगा। जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो हिंदी वाली क्लास भी आप जरूर जाके देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है।